साहित्य निधि में आज सुनिए युवा लेखक आलोक कुमार की कहानी चक्रव्यूह। आलोक कुमार पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उनकी पहली किताब द चिरकुट्स दैनिक जागरण नेल्सन की बेस्ट सेलर सूची में स्थान पा चुकी है। प्रस्तुत है कहानी चक्रव्यूह। आज सवेरे ऑफिस आते ही पता चला कि जीएम साहब ने बुलाया था। 8:30 बजे तक जीएम साहब आते थे और 9 बजे तक मैं उनके ऑफिस में पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि मेरा नाम बेस्ट सुपरवाइज़र के लिए सेलेक्ट हुआ है। उसी के सिलसिले में मुझे बुलाया गया था। हमारी साहब से बात हो रही थी कि तभी मे आई कम इन सर की आवाज़ पीछे से आई। हमने पीछे मुड़कर देखा ही था कि जीएम साहब की आवाज़ सुनाई दी। आओ आओ सुरेश, प्लीज़ कम इन। मेरी बगल वाली सीट पर उस आगंतुक के बैठते ही जीएम साहब मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, दाजी तुम थोड़ी देर बाहर बैठो, फिर बुलाता हूँ। मैं उठकर जाने लगा तो जीएम साहब उस आगंतुक को मुखातिब होकर बोले, हाँ सुरेश, ये है राजीव, बेस्ट सुपरवाइज़र ऑफ द ईयर के लिए सेलेक्ट हुआ है। और राजीव, ये है सुरेश, डीजीएम पंप्स डिवीज़न। गुड मॉर्निंग सर। डीजीएम साहब को एक कर्टसी विश करके मैं बाहर आ गया। बाहर कुर्सी पर बैठे मुझे ऐसा लगा जैसे डीजीएम साहब को मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन कहीं से तार जोड़ नहीं पाया। फौज से रिटायरमेंट के बाद यहाँ हमारा 5वां साल था। ज़्यादातर काम साइट पर ही होता था। रोज़ाना नए लोगों से मिलना होता था। ऐसे में किसी अजनबी का भी जाना पहचाना सा दिखना एक आम बात थी। बाहर जीएम साहब के अर्दली ने चाय ऑफ़र किया और मैं बैठा बैठा चाय की चुस्की लेने लगा। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई और डीजीएम साहब बाहर निकले। शिष्टाचारवश में खड़ा हो गया और नमस्ते की मुद्रा में मैंने अपना सिर हिलाया। जवाब में डीजीएम साहब ने भी विश किया और बोले, बैठो बैठो। फिर मेरे पास आकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है? राजीव। पूरी तत्परता से मैंने जवाब दिया। मेरे जवाब से उनके चेहरे पर एक आश्चर्य मिश्रित सी मुस्कान उभर आई। फिर बोले, तुम कहाँ के हो? बिहार सर। मुझे उनका अपनापन अच्छा लगा। बिहार में कहाँ? उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। भागलपुर सर। अब मैं भी काफ़ी हैरान था। लगा सर तो अपने आसपास के ही लग रहे हैं। राजीव, तुम हाई स्कूल भगवानपुर से पढ़े हो ना? गणित टीचर शिव कुमार बाबू के बेटे। अब तो जैसे उन्होंने मेरी पूरी जन्मपत्री ही खोल दी थी। हाँ सर, मैं बस इतना ही बोल पाया। अरे राजीव, मुझे पहचाना नहीं? मैं सुरेश, तुम्हारा क्लासमेट, इंग्लिश टीचर अनूपलाल बाबू का लड़का। सुरेश? ये नाम सुनते ही मेरे सामने दुबली पतली काया वाले सांवले से सुरेश का चित्र उभर आया। अब तो बिल्कुल ही बदल गया था वो। मोटा थुलथुल सा शरीर, क्लीन शेव, आंखों पर चश्मा, बालों के बगल से झांकती सफ़ेदी, एकदम से पहले के उलट हो गया था वो। आप सुरेश हैं सर? मेरी झिझक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये आप क्या लगा रखे हो? अभी यहाँ से काम ख़त्म करके आओ हमारे केबिन में, बैठकर बात करते हैं। मैं इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर हूँ। किसी से मेरा नाम पूछ लेना। यस सर। मैं बिना सर संबोधन के बोल ही नहीं पा रहा था। क्या सर सर लगा रखे हो? इतना बोलकर वो अपने ऑफिस को चला गया। जीएम साहब से ज़रूरी बात खत्म करके मैं सुरेश के ऑफिस की ओर चल पड़ा। अतीत के उन पन्नों को जैसे फिर आज किसी ने पलट दिया था। सुरेश से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब क्लास 8 में मैंने हाई स्कूल भागलपुर में एडमिशन लिया था। वो वहाँ क्लास 7 से ही पढ़ता था। एक समानता ये थी कि हम दोनों के पिताजी उसी विद्यालय में शिक्षक थे। उनके पिताजी किसी दूसरे शहर से वहाँ ट्रांसफ़र होकर आए थे और पास के ही कस्बे में किराए के घर में रहते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। मैं 3rd फ्लोर पर आ चुका था। नेम प्लेट देखते देखते मैं सुरेश का नाम ढूंढने लगा। ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, डिप्टी जनरल मैनेजर, पंप्स परचेज। धीरे से दरवाजे पर दस्तक देकर मैं धीमे से बोला, मे आई कम इन सर? कम इन। बिना नजरें उठाए यंत्रवत सा उसने जवाब दिया। जब मैं पूरा अंदर हो गया तो उसने नजरें उठाईं।
मुझे देखते ही तत्परता से बोल पड़ा, अरे राजीव, तुम आओ आओ, प्लीज़ बैठो। मैं सकुचाया सा उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गया। और बताओ, कब से हो यहाँ हैदराबाद में? चश्मे को उसने अपने नाक पर गिरा लिया था, शायद रीडिंग ग्लास था उसका। हैदराबाद में तो पिछले 10 साल से हूँ, लेकिन इस कंपनी में अभी 5 साल ही हुए हैं। मैंने हैदराबाद का अपना पूरा ब्यौरा उसके सामने रख दिया था। लेकिन मैंने तो किसी से सुना था कि तुम एयरफोर्स में चले गए थे। उसे अभी तक ये बातें याद थीं। हाँ, वहाँ से मैं तभी 1991 में ही चला गया था। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। और यहाँ कहाँ रहते हो? उसने वर्तमान में आते हुए पूछा। यहीं कैंपस में ही टाइप 3 क्वार्टर में। मैं बस उसके सवालों का जवाब दे रहा था। मैं भी अंदर ही टाइप 5 क्वार्टर में रहता हूँ, आओ कभी क्वार्टर में, फिर बैठकर बातें करते हैं। उसने जैसे अपनी तरफ से बात समाप्त कर दी। ठीक है सर, मैंने भी कुर्सी से उठते उठते कहा। मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। पापा, आज एनटीएससी का रिजल्ट निकल गया। ऑफिस से लौटा ही था कि आयुष मेरे सामने उदास सा खड़ा था। क्या हुआ? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ? उदास क्यों हो? ये सब तो लाइफ में चलता रहता है। एक साथ मैंने सारी बातें बोल दी थी। हाँ पापा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। केवल 3 लड़के का ही सिलेक्शन हुआ है मेरे स्कूल में। उसके सर में अभी भी उदासी थी। कोई बात नहीं बेटे, आगे और मन लगाकर पढ़ो। एक परीक्षा में असफल होने से कुछ नहीं होता है। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया। ठीक है पापा, लेकिन इस बार पूरी तरह से आशान्वित था, इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है। आयुष ने जैसे पूरी व्यथा मेरे सामने रख दी थी। बेटा, उतार चढ़ाव नाम ही जिंदगी है। अगर केवल सफलता ही हमारे हिस्से आए तो सफल होने का रोमांच ही खत्म हो जाता है। मेरा अंदाज दार्शनिक हो गया था। आयुष ने क्या समझा क्या नहीं समझा ये तो पता नहीं, लेकिन शांत हो गया। उदासी अब भी उसके चेहरे पर अधिकार जमाए बैठी थी। मैंने बात का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए कहा, आज पता है, मेरे स्कूल का एक दोस्त आज करीब 25 साल बाद मिला। यहीं बीएचईएल में काम करता है। रियली पापा? आयुष के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित मुस्कान थी। हाँ सचमुच। आयुष के चेहरे पर आई इस एक पल के मुस्कान ने मुझे थोड़ी राहत प्रदान की। पापा, वो भी एयरफोर्स में थे क्या? बच्चे अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। एयरफोर्स से इतर वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। नहीं बेटे, वो यहाँ 20 साल से काम कर रहा है। मैंने उसकी जानकारी दुरुस्त की। वो कहाँ रहते हैं पापा? आयुष की उत्सुकता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। चलो इस बहाने उसका मन तो बहला। बेटा, वो यहीं टाइप 5 क्वार्टर में रहता है। मैं आगे रुका नहीं बल्कि बोलता चला गया। डीजीएम है वो। पापा, आप लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे? आयुष को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा के स्कूल का लड़का भी डीजीएम हो सकता है। हाँ बेटे, बल्कि ये कहो कि एक ही क्लास में। मैंने उसके एक भावी प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। पापा, वो तो पढ़ने में बहुत तेज होंगे। आयुष काफ़ी उत्साहित हो रहा था। हाँ बेटा, तभी तो वो डीजीएम है। मैंने उसकी उत्सुकता शांत की। लेकिन पापा, आप तो बोलते थे कि आप अपने क्लास में फर्स्ट आते थे। आयुष आज इस चर्चा को छोड़ने के मूड में नहीं था। हाँ बेटा, एक टीस सी उठी मेरे मन में। तो वो क्या सेकंड आते थे क्लास में? आयुष अपनी उपलब्ध जानकारियों से एक अनुमान लगा रहा था। अब मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो उठा। बोला, बेटा मुझे उतना याद नहीं है, अब कुछ और बात करें? आयुष ने शायद मेरे मनोभावों को ताड़ लिया, इसलिए शांत हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। सोचा, कहाँ मैं उसके मूड को ठीक करने के लिए ये सब बता रहा था और कहाँ फिर से मैंने ही उसे चुप करा दिया। गलती सुधारते हुए मैंने कहा, जाओ जाकर थोड़ी देर आईपीएल देख लो, शुरू हो चुका होगा। उसके तो जैसे मानो मन की बात कह दी मैंने। थैंक यू पापा। और इससे पहले कि मेरा मन बदले वो टीवी की तरफ दौड़ गया। ऑफिस से आते जाते सुरेश से मुलाकात कभी कभार होती रहती थी। एक दिन मैं बाजार में सब्जी खरीद रहा था कि तभी सुरेश पर नज़र पड़ी। देखते मैंने नमस्ते किया तो उसने भी जवाब दिया और मेरे पास आ गया।
सामान्य सी बातचीत के बाद बोला, हमारा क्वार्टर बगल में ही है, आओ चाय पी कर जाना। मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। अब उसकी लग्जरी कार टाइप 5 क्वार्टर के इलाके में पहुंच गई थी। एक आलीशान से बंगले नुमा क्वार्टर के सामने उसकी कार लगी। सर्वेंट क्वार्टर से एक अधेड़ सा व्यक्ति दौड़ा आया और उसने क्वार्टर का गेट खोला। कार पार्क करने के बाद हम अंदर की तरफ चले। ये एक डुप्लेक्स टाइप का क्वार्टर था। अंदर कॉल बेल बजते एक महिला ने दरवाज़ा खोला। मेरे नमस्ते का उसने बड़े सलीके से जवाब दिया। सुरेश ने हमारा परिचय कराया। देखो, ये मेरा दोस्त है राजीव, यहीं हमारे साथ काम करता है। उस दिन बताया था ना, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तभी उसका बेटा बाहर आया। उसकी उम्र भी मेरे बेटे के आसपास ही लग रही थी। हेलो अंकल, उसके बेटे ने शिष्टाचारवश विश किया। हेलो बेटा, कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसके जवाब में मैंने एक सवाल भी पूछ दिया। आशीष अंकल। बड़ा ही संक्षिप्त सा उत्तर था उसका। और बेटे किस क्लास में हो? मैंने अपना सवाल पूछने का सिलसिला जारी रखा। 10th में अंकल। उसका उत्तर फिर से संक्षिप्त था। किस स्कूल में हो? यहीं DVS स्कूल में। अरे वहीं तो मेरा बेटा पढ़ता है, आयुष, तुम जानते हो उसे? हाँ अंकल, मेरे ही क्लास में है। इसी बीच सुरेश की वाइफ चाय बना कर ले आई। चाय के दौरान कुछ स्कूल की कुछ कंपनी की बातें होती रहीं। करीब 1 घंटे रुकने के बाद मैं वहाँ से वापस अपने घर आया। घर पर दरवाज़ा खोलते ही आयुष बोल उठा, पापा पता है, आज NTSC का मार्क्स भी आ गया है। मुझे 119 नंबर आए हैं। रवि तेज को 128 और रिधिमा को 125 नंबर आया है। दोनों सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन पापा, एक लड़के को 107 मार्क्स आए हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है बेटा, कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, इंटरनेट पर चेक कर लेते हैं। इंटरनेट पर सचमुच उस लड़के का नाम चयनित छात्रों में था और मार्क्स भी 107 ही था। पल भर को मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर जल्दी ही मेरा ध्यान उस नाम पर गया, आशीष कुमार। मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। मैंने कहा, होता है बेटा, कभी कभी कुछ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ये क्या बात हुई पापा? फिर उसी को क्यों किया गया, किसी दूसरे को क्यों नहीं? आयुष मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं बात को तूल नहीं देना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे ज़्यादा पता नहीं है बेटा, कुछ होगा। लेकिन आयुष इस अनहोनी को पचा नहीं पा रहा था। बोला, आशीष के पापा आपकी कंपनी में बड़े अधिकारी हैं और अक्सर मुख्य अतिथि बनकर मेरे स्कूल में आते रहते हैं, शायद इसीलिए उसको सेलेक्ट किया गया होगा। बच्चे को जानकारी ना हो ये फिर भी ठीक है, लेकिन गलत जानकारी हो ये और खतरनाक है। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटे, और भी तो बहुत से अधिकारी के बेटे पढ़ते होंगे। तभी तो पापा, फिर उसी का चयन क्यों हुआ? उसने मेरे जवाब को ही प्रश्न बना दिया। मैं इन चीज़ों से आयुष को दूर रखना चाहता था, लेकिन आज बिना समुचित उत्तर दिए मैं उसको अंधेरे में भी नहीं रख पा रहा था। बेटा, कुछ लोगों को समाज में थोड़ी सुविधा मिलती है, जैसे लड़कियों को, दिव्यांगों को, या फिर जो बहुत गरीब होते हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े होते हैं, ताकि सबकी बराबर उन्नति हो सके। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो और रवि तेज एवं रिधिमा को देखो। थोड़ा मन से पढ़ोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा, और नहीं हुआ तो क्या अनर्थ हो गया, आगे और बहुत से अवसर आएंगे, बस तुम मन से पढ़ो। मैंने पूरा व्याख्यान ही दे डाला। आयुष शांत हो गया, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर से उलझनों के भाव मिटे नहीं थे। उसके जाते ही मैं जैसे पुरानी यादों में खो गया। 1988 में इंटर करने के बाद जब इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए मेरा नामांकन पटना के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हुआ था, तब अनूप लाल बाबू ने सुरेश का नाम भी वहीं लिखाने का फैसला किया। उसी हॉस्टल में उसको भी रखवाया जहाँ मैं रहता था। जाते समय बोले, थोड़ा सुरेश का ध्यान रखना, इसीलिए तुम्हारे आसपास रखा है, अच्छी संगति में रहेगा तो कुछ अच्छा कर जाएगा। 1 साल की तैयारी के बाद जब रिजल्ट आया तो सुरेश सेलेक्ट हो गया और मैं रिजेक्ट। मुझे बड़ा धक्का लगा, लेकिन अगली बार फिर से तैयारी करके परीक्षा देने का निर्णय लिया। 1989 का साल था। मंडल और कमंडल का आंदोलन जोरों पर था। भागलपुर का त्रासदीपूर्ण दंगा भी इसी साल हुआ था। एक दिन पता चला छात्र आंदोलन शुरू हो गया है।
छात्र होने के नाते एक आध बार शामिल भी हुआ। बाद में पता चला कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट सरकार ने लागू कर दी है। वैसे ये बात समझ में बाद में आई कि इससे हमें क्या परेशानी है। पहले तो मेरे लिए जैसे साइमन कमीशन वैसे ही मंडल कमीशन, समझ में कुछ नहीं आता था। लोगों ने बता दिया कि अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी। एक तो पहले से आरक्षण था, अब और बढ़ा दिया। नौकरी क्या खाक बचेगी हमारे लिए। उसी दौरान ये पता चला कि सुरेश भी आरक्षित होने के चलते इंजीनियरिंग में सीट पा सका था। किशोर मस्तिष्क अत्यंत मृदु होता है, जिस पर बहुत जल्द खरोच लग सकती है। मन में ये बैठ गया कि जब रिजर्वेशन थोड़ा था तब मुझे सीट नहीं मिली, तो अब और बढ़ जाने से क्या मिलेगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगली बार तैयारी का जो प्रण था वो परवान चढ़ने से पहले ही शिथिल होता दिख रहा था। कोचिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्मा सर जब प्रश्न के बाद लड़कों की ओर मुखातिब होकर बोलते थे, एनीबडी एक्सेप्ट येलो शर्ट, तो सीना थोड़ा गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन आज वही गर्वोन्नत चेहरा मुरझाया सा लगता था। अगले साल यूं ही प्रतियोगिता में शामिल हुआ, लेकिन मैं तो पहले से ही हारा हुआ था। अपने से ज़्यादा ध्यान इस बात पर चला गया था कि रिजर्वेशन से कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। आज समझ में आती है कि अगर उतना समय पढ़ने में दिया होता तो शायद सेलेक्ट भी हो जाता। बहुत से लड़के हमारी कैटेगरी से भी सेलेक्ट हुए थे। पापा पापा चलिए ना बैडमिंटन खेलते हैं। आयुष की आवाज़ से मैं वर्तमान में लौटा। आज फिर बैडमिंटन में मैं ही जीता। आयुष की वही बातें, पापा आपको हराना बहुत मुश्किल है। आयुष ने बातें पहले भी अनेक बार कही थी, लेकिन आज मेरे लिए जैसे इसका संदर्भ बदल गया था। मैं बोला, बेटा पता है, परेशानी या कठिनाई बाहर नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क में है। अगर अभिमन्यु को ये पता नहीं होता कि उसे सातवें घर को भेजना नहीं आता है तो शायद एक बार वो सफल हो भी जाता। लेकिन जब एक बार उसके मन में बैठ गया कि उसे सातवें घर को भेजने की विद्या नहीं आती है, तब तो उसका जीतना असंभव ही था। चक्रव्यूह बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है और तुम्हें इसी चक्रव्यूह को तोड़ना है। आयुष की बातें शायद कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। वो बस मेरा मुंह ताकता रहा। मैंने बात को आगे जारी रखा। उस दिन तुमने कहा था ना कि पापा आप फर्स्ट आते थे अपने क्लास में। हाँ, मैं फर्स्ट आता था। सुरेश सेकंड भी नहीं आता था। कोई 20 के आसपास उसका रैंक होता था। 10th इंटर हर जगह मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा थे। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मैं उससे बहुत आगे था और उसका सिलेक्शन केवल इसलिए हुआ क्योंकि वो आरक्षित श्रेणी का था। आशीष का भी NT-SC में इसीलिए हुआ है क्योंकि उसे भी रिजर्वेशन मिला है। लेकिन ये बातें सुनकर अगर तुम हतोत्साहित हो जाओगे तो किसी का क्या नुकसान होगा? नुकसान तो सिर्फ तुम्हारा होगा। रवि, तेज और रिद्धिमा का भी तो चयन हुआ है। तुम उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। नकारात्मक बातों को दिमाग में कतई घर मत बनाने दो। लेकिन पापा, आपने तो कहा था कि आरक्षण अपाहिजों, महिलाओं, गरीबों व पिछड़ों को मिलता है। लेकिन आशीष तो इसमें से कुछ भी नहीं है। उसके पापा तो बहुत बड़े अधिकारी हैं। आयुष अभी भी मेरे तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ था। बेटा, उनके पूर्वज बहुत गरीब थे। उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। इसीलिए संविधान में कुछ जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। मैं भरसक उसे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है पापा? आयुष अभी भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। कुछ नहीं बेटा, गलती तो उनके पूर्वजों की भी नहीं थी। ये बस समय का चक्र है और किसी न किसी के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। आज तुम्हारी बारी है। लाखों रुपए वेतन लेने वाले का बेटा आरक्षित है और दिहाड़ी मजदूर का बेटा अनारक्षित। इसको कोई न्याय संगत नहीं ठहरा सकता। परंतु जब बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं तो छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कभी इन बातों को दिमाग पर हावी होने मत देना। संभावनाएं अनंत हैं। आरक्षण तो महज सरकारी नौकरियों में है। तुम बड़े व्यापारी बन सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, राजनेता बन सकते हो। हमेशा इस पर ध्यान दो कि तुम्हें क्या मिला, ना कि इस पर कि तुम्हें क्या नहीं मिला। बेटा, जिस मानसिक चक्रव्यूह में मैं फंस गया, मैं तुम्हें उसमें फंसता नहीं देख सकता।
प्रण करो कि इस चक्रव्यूह को तुम भेद दोगे। मन को बिना शिथिल किए अपने कर्म के पथ पर बढ़ते रहोगे। आयुष मेरा मुंह देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे मन मस्तिष्क पर वर्षों से जमी नाकामी और नकारात्मकता की कालिमा की जगह भविष्य की संभावनाओं के सूरज की लालिमा आने लगी हो। अभी आप सुन रहे थे आलोक कुमार जी की लिखी हुई आशा और संभावनाओं से भरी हुई कहानी चक्रव्यूह। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।